दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका कक्षा में। आज की क्लास में हम जानेंगे मृदा के बारे में। सोइल मिट्टी कैसे बनती है, कैसे इसका निर्माण होता है, इसके निर्माण में किस किस की भूमिका होती है, इस मिट्टी को प्रभावित करने में, और मिट्टियों के वर्गीकरण के बारे में। मिट्टी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मृदा सोइल पृथ्वी के पृष्ठ पर, पृथ्वी के सरफेस पर, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को, दानेदार कणों की आवरण की पतली परत को मृदा या मृदा कहलाती है, मृदा कहते हैं ना। दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं या मृदा कहलाती है, पतली परत दानेदार कणों की। ठीक है, आगे चलते हैं। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जो अलग अलग स्थल रूप होते हैं पृथ्वी पर, भारत में अलग अलग स्थल रूप मिलेंगे। पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो अलग मिलेंगे, नीचे दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो अलग मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जाएंगे तो वहां पे स्थल रूप अलग मिलेंगे। तो ये सभी मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। ठीक है, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज, चट्टानों से प्राप्त खनिज, जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है ना। जो मृदा का निर्माण होता है वो चट्टान से प्राप्त खनिज, जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है ना। खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय चट्टानों के भौतिक और रासायनिक रूप से टूटने की प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। यानी कि वहीं पे टूट रहे हैं उसके कण चट्टानों के, वहीं पे रह जा रहे हैं, वो परिवहनी या मतलब इधर से या दूसरी जगह पे नहीं जा सकते किसी परिवहन के माध्यम से। जैसे अपरदन में चट्टान टूटेगी यहाँ पे और जाके धीरे धीरे पहुंच जाएगी वहां पे परिवहन के माध्यम से दूसरी जगह पे, वैसे अपक्षय में नहीं होता। अपक्षय और अपरदन दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें परिवहन नहीं होता है, यानी कि टूटे हुए कणों का आवागमन नहीं होता, और इसमें होता है ना। तो बस इतना ही डिफरेंस इसमें। तो मिट्टी के बनने में भी अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है सोइल, है ना। अगला, खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण, इन दोनों का सही मिश्रण हो जाए तो मृदा उपजाऊ होती है ना। तो मृदा उपजाऊ होती है। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा को इसे रफ कर देते हैं ना, जब भी लिखेंगे यहाँ पर। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है ना। कारक जनक सेल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। ऊंचावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, है ना। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मृदा को उपजाऊ बनाने में, पोषण युक्त भूमि बनाने में वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव
ह्यूमस ह्यूमस का निर्माण ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, वनस्पतिजात, प्राणीजात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, किसमें? मृदा में, है ना। समय मृदा के निर्माण में मृदा के परिच्छेद की मोटाई में किसका योगदान होता है? समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। समय के अनुसार जो उपजाऊ भूमि होती है, जो पतली परत होती है भूमि की, वो कई लाख वर्षों में जाके बनती है, वो परत उपजाऊ मिट्टी की, है ना। तो उसमें समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई में निश्चित करता है, मृदा की मोटाई को समय निश्चित करता है ना, निश्चित करता है। तो ये चीज समझने का है ना। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु भी अभी यहां पे हमने पढ़ा था ना, वनस्पतिजात, प्राणीजात, सूक्ष्म जीव भी ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अब यहां पे जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय का अर्थ भी हमने समझा था। ये भी ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, जो मृदा में होती है पोषक तत्व बनाने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए, है ना। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है ना। भाई सबसे बड़ा योगदान समय का है। समय रहते ही उपजाऊ मिट्टी, अच्छी मिट्टी या स्थल रूप बनेगा जिसे मृदा कहा जा सकेगा, जिसमें ह्यूमस भी होगा, है ना। सड़े गले पत्तों और कुछ डिकम्पोज की हुई जैव पदार्थ होते हैं, सजीव वस्तु, जो पशु होते हैं जो मर जाते हैं, उनके अवशेष रह जाते हैं, जो बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे ही सड़े गले पत्ते होते हैं वनस्पति जात के, वो भी उसमें मिल जाते हैं मिट्टी, वो ह्यूमस वाली मिट्टी कहलाती है। उपजाऊ मिट्टी एक तरीके से बन जाती है वो। तो उसमें समय का बहुत बड़ा रोल होता है। यही कहा गया है, मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलावर्ती जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है ना। और ये लगा समय अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से होता है ना। तो यही इसमें कहा गया है। इसमें अन्य कारक मृदा निर्माण में क्या है? एक तो ये है ना, एक है स्थलाकृति यानी स्थल की आकृति, स्थलाकृति है। जैव पदार्थ है, जैव पदार्थ हम यहां लिख लेते हैं, जैव पदार्थों की भूमिका है मृदा निर्माण के अलग अलग स्थानों में। ये जितनी भी क्रिया प्रक्रिया हम देख रहे हैं जिसका इसमें समय लग रहा है, जैव पदार्थ, वनस्पति जात, है ना, स्थलाकृति, उच्चावच, वो सभी इसमें समय भी है ना, समय लगा है। तो अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न बातें की, भिन्न है ना। ठीक है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय का अर्थ समझ रहे हैं आप, जिसको बनाया जा सके दोबारा से। लेकिन ये मिट्टी ऐसी चीज है जो कई लाख वर्षों में जाके बनती है। उपजाऊ मिट्टी या मृदा जिसको कहा जाए स्थल रूप को, वो काफी सालों में जाके, काफी कई लाख वर्षों में जाके बनती है ना। नवीकरणीय तो है ही, लेकिन इसका निर्माण होता है काफी कई लाख साल बाद। ठीक है, आप देख लेते हैं।
मृदा नवीकरण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है, संसाधन नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है ना। यह है पौधों के विकास का माध्यम है। पौधों का विकास कैसे होगा? मिट्टी से होगा, है ना। तो इसलिए पौधों के विकास का माध्यम क्या है? मिट्टी है। पौधों के विकास का माध्यम है ना। पौधों के विकास का माध्यम है। पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है, है ना। मृदा एक जीवन तंत्र है, यानी कि जीवन जिसमें है वह तंत्र है। मृदा एक जीवन तंत्र है। अब देख लेते हैं मृदा का वर्गीकरण या मृदाओं का, मिट्टियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, है ना। मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण। मृदा का निर्माण कैसे होता है? उसमें कौन से कारक प्रभावी हैं, प्रभावित उसको करते हैं मृदा के निर्माण को। और मृदा के समय का बहुत बड़ा रोल है मृदा के निर्माण के लिए। और मृदा कहते किसको है? स्थल रूप पे दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, है ना। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, मरुस्थली मृदा और वन मृदा, वन वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा, मरुस्थली वाली मरुस्थली रेगिस्तानी वाले एरिया में पाई जाने वाली मरुस्थली मृदा, जैसे हमारे यहाँ पे गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। तो ये है मृदा के वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतीय जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदा उसकी विकसित हुई है। जो अनेक प्रकार की मृदा है, मृदा का वर्गीकरण हमने देख लिया है। भाई भारत की जो भूमि है ना, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र है। यहाँ की भूमि थोड़ी नमी टाइप की है, वहाँ पे अलग वनस्पति है, वहाँ पे अलग मिट्टी है, ये मैदानी क्षेत्र की अलग मिट्टी है। तो यहाँ पे सभी में अलग अलग तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए मृदा का वर्गीकरण किया गया है। अलग अलग मिट्टी कहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, उसकी वहाँ के इन्वायरमेंट, वातावरण, वायुमंडल के हिसाब से वो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है। अगली क्लास में हम जलोढ़ मृदा के स्टेप बाय स्टेप मृदा के बारे में डिटेल से पढ़ते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है पूरी डिटेल देने की इस क्लास में मृदा के बारे में। तो आगे में हम पढ़ेंगे मृदा के डिटेल से पढ़ेंगे ना। फिर मृदा का संरक्षण, अवशोषण कैसे होता है, मृदा को कैसे बचाया जाए, क्योंकि अब जो पानी ऊपर से बहता हुआ है उसके साथ उपजाऊ जमीन उपजाऊ मिट्टी बहती चली जा रही है, नदी के साथ समुद्र में बह जा रही है ना। तो उससे क्या होगा, उपजाऊ जमीन खत्म होगी
तो खाद्य फसलें खत्म कम हो जाएंगी और फिर संकट आ जाएगा, खाद्य सामग्री का सुरक्षा का संकट आएगा फिर आने वाले समय में। आने वाले समय में 50 साल 100 साल भी हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें इसको पढ़ना जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी क्लास ये अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल आप कक्षा को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।